नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससीसी चैम्प्स में। अगर आपका सपना यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 में शिक्षक बनने का है तो आप आज की वीडियो में आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट टीजीटी पीजीटी के, और इस टीजीटी पीजीटी की भर्ती के वीडियो को और शानदार बनाने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। ये जो रूपरेखा मैंने बनाई है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, नया पैटर्न जारी हुआ है जिसके अंदर जीएस को इन्वॉल्व किया गया है। और ये जो जीएस इन्वॉल्व करी गई है, किस तरीके से हम इसको समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर समझेंगे। एक्चुअली क्या है बेटा, आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और अभी ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो आ गई है नए पैटर्न के तहत, इस पैटर्न को भी हमें समझना होगा। ये नेगेटिव मार्किंग और ये जो नया पैटर्न जारी किया गया है बेटा जीएस प्लस सब्जेक्ट के साथ, इस बात में कितनी दम है और कितना लेवल तक जाएंगे, इस सभी चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने एमएससीसी चैम्प्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस लेकर के आने वाला है। तो चलिए बगैर किसी देरी के ना वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, और देखते हैं कि अगली स्लाइड में क्या मिलने वाला है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का बच्चों हमने तैयार किया है ब्लूप्रिंट। कैसे तैयार किया है, तो मैंने आपको बताया कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की पूरी रूपरेखा, यानी कि कैसे हम इसमें सफल हो सकते हैं, सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट बच्चों मैंने तैयार कर लिया है। और यकीन मानिए इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये प्रॉपर आप ये समझिए कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मुझे लगातार प्रयास करते रहना पड़ा है। और बहुत बेहतर तरीके से इस ब्लूप्रिंट को हम लोग आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो समझिएगा जरा कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की रूपरेखा क्या है, कौन कौन इसमें बच्चों आवेदन कर सकता है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम तैयारी कैसे शुरू करें, हमारी प्रिपरेशन जो है वो कैसे हो, जिस जो प्रिपरेशन हमें सिलेक्शन तक लेकर के जाए। बच्चों कहाँ तक लेकर के जाए, सिलेक्शन तक लेकर के जाने वाली प्रिपरेशन पे बात करनी है। एक ऐसी प्रिपरेशन जो हमारा सिलेक्शन कराए, उस सिलेक्शन की प्रिपरेशन तक हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेटा कि किन किन गलतियों से हमें बचना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपके चयन में बड़ा फर्क ला सकती है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि नया शिक्षा आयोग आया है, और इस नए शिक्षा आयोग में ना आपका नकारात्मक अंकन जुड़ चुका है, नेगेटिव मार्किंग जुड़ चुकी है। और 60 दिन के 60 दिन के मास्टर प्लान पे हमने पूरी की पूरी रणनीति एक तैयार करी है। तो ये जो रणनीति है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस रणनीति के तहत अपने आप को एक बेहतर विकल्प में समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो पैराडाइम क्या है, पैराडाइम शिफ्ट है ये कि बच्चों ये एक नया युग है, और इस नए युग में एक नया बोर्ड आया, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि यूपीएचईएससी हरियाणा से, यूपीएसई यहाँ से, आपको सबको मिला करके एक नया शिक्षा चयन आयोग बनाया गया। और इस शिक्षा चयन का जो मुख्यालय है वो बेटा प्रयागराज के अंदर है। प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। संरचना इसकी हुई है एक अध्यक्ष
और 12 सदस्य इसमें इंक्लूड हैं। तो टोटल बच्चों कितने हो गए? टोटल 13 सदस्यीय एक संस्था है जिसके अधिकार क्षेत्र में टीजीटी है, पीजीटी है, प्राथमिक शिक्षक हैं और तकनीकी शिक्षक हैं, सभी के सभी एक ही छत के नीचे। प्रभाव क्या हुआ कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज है, भर्ती प्रक्रिया तेज है, केंद्रीकृत है और अधिक पारदर्शी होगी। ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता रखी जाएगी। इस आयोग का लक्ष्य ही यही है। तो चलिए, अगस्त 2026 में सभी परीक्षाएं इसी नए पैटर्न पर आधारित होने वाली हैं। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बच्चों पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात करें तो शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली ये परीक्षा है। और टीजीटी में कक्षा 9 और 10 के लिए चयन किया जाएगा आपका, और पीजीटी परीक्षा में कक्षा 11 और 12 के लिए आपका चयन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आप टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो संबंधित विषय के अंदर आपको संबंधित विषय में स्नातक और बीएड आवश्यक होता है। यदि आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका उसी सब्जेक्ट में मास्टर होना कंपलसरी है। तो परीक्षा पैटर्न में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है और वो ऐतिहासिक बदलाव को जानने की बहुत आवश्यकता है। पुरानी परीक्षा प्रणाली और नई परीक्षा में क्या क्या चीजें आई हैं तो बच्चों समझते हैं। तो परीक्षा प्रणाली पुरानी के हिसाब से जो कुल प्रश्न आते थे बच्चों, 125 प्रश्न आते थे केवल और केवल सब्जेक्ट के। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी 120 प्रश्न हो चुके हैं, 90 जिसमें से सब्जेक्टिव हैं और 30 बच्चों जीएस के हैं। 30 किसके हैं? जीएस के हैं, जनरल स्टडीज के हैं। और यहाँ पर कुल अंक 500 अंक के थे। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 4 नंबर का होता था। अभी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी आपकी पुरानी वाली में, लेकिन पहली बार यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को चालू करा गया है। साक्षात्कार 50 अंक का होता था और यहाँ पर 40 अंक का करा गया है। तो बच्चों 360 आपके हो गए सब्जेक्टिव और 40 हो गए आपके इंटरव्यू साक्षात्कार। तो टोटल मिलकर के हो जाते हैं 400 नंबर। ये 400 नंबर में अब आपका चयन निर्धारित किया जाएगा। तो 30 सब्जेक्ट 30 नंबर जो है ना बेटा, अब ये रैंकिंग दिलाएगा, ये रैंक दिलाएगा आपको 30 नंबर जीएस का। 30 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो टोटल 90 अंक हो जाते हैं, और ये 90 अंक आपको रैंक दिलाने में बहुत मदद करेंगे। मान के चलिए एक अच्छी रैंक अगर आपको चाहिए तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो अच्छी रैंक के लिए ये चयन जो है जीएस पे डिपेंड रहने वाला है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया आप समझ गए बच्चों कि परीक्षा पैटर्न में ये जो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है ये किस प्रकार हुआ है। तो 360 अंकों का प्रश्न पूछा जाना है जिसमें हर क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का होगा, और 40 नंबर का आपका क्या है? 40 नंबर का आपका इंटरव्यू है, जिसको लेकर के टोटल हो जाते हैं आपके पूरे 400 अंक। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और समझेंगे डेंजर जोन को कि खतरा क्या है। तो खतरा है बच्चों, खतरा किससे है? हमें खतरा है नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन से। यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग का असली मतलब है ना, ये मैं अब आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जरा समझिएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से पहले की रणनीति क्या होती थी कि सभी 125 प्रश्न हल कर लिए जाते थे, कोई नुकसान नहीं होता था। कारण क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता था। अभी नई रणनीति क्या है? नई रणनीति आपको बनानी पड़ेगी बच्चों सटीकता के साथ, एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट एलिमिनेशन। जो आपका एजुकेटेड एलिमिनेशन है वो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि उस स्मार्टनेस से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या नहीं करना है इसमें? तुक्केबाजी बंद कर दें। गलत उत्तर अब आपके सही अंकों को नष्ट कर देगा बेटा। तो गलत आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पहली चीज
क्या बंद करनी है? तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। गलत उत्तर अब आपके सही अंकों को नष्ट कर देगा। दूसरा, समय प्रबंधन, यानी कि संदिग्ध उत्तरों की पुष्टि के लिए अतिरिक्त समय बचाएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस डाउट के लिए टाइम को सेव करके रखें। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो उस क्वेश्चन के लिए आप अपना समय बचाएं। और तीसरा बच्चों, जीएस का प्रभाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन 90 अंक के आने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। यह सेक्शन अब बच्चों क्या तय करेगा? रैंक तय करेगा। तो मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि जीएस आपकी सिलेक्शन की तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है इस बार। क्लियर है बच्चों? ये मेरी बातें आपको सभी की सभी समझ में आ रही हैं? और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेगा। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि एंट्री गेट क्या है, आप इसमें एंटर कैसे करोगे बच्चों। तो आप किसके लिए योग्य हैं, किसके लिए नहीं, अगर आपको ये जानना है तो बेटा अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में है और उसके साथ आपने बेटा बीएड किया हुआ है, बीएससी प्लस बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप टीजीटी साइंस के लिए आवेदन कर सकते हो। यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी साइंस। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर आपने एमएससी से केमिस्ट्री किया हुआ है या फिर एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है और उसके साथ में आपने बेटा बीएड करा हुआ है तो ये बीएड आपके लिए पीजीटी केमिस्ट्री और फिजिक्स के रास्ते खोल देगा। तो यहाँ से आप पीजीटी केमिस्ट्री का भी आवेदन कर सकते हैं बेटा और पीजीटी फिजिक्स का भी आवेदन कर सकते हैं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट 21 से 60 वर्ष तक लगभग बीएड लगभग हर पीजीटी टीजीटी विषय के लिए अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये आपने नहीं समझा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो ध्यान से मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुने और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो चलिए क्रॉस बोर्ड योग्यता हमें करनी है, थोड़ा सा समझना है कि यूपी वर्सेस केवीएस क्या होता है और एनईएस दोनों बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। अगर मैं अपने बोर्ड की बात करूं तो यूपी शिक्षा चयन आयोग, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, जिसे हम बेटा केवीएस और एनवीएस के नाम से जानते हैं, तो टीजीटी के लिए इन्होंने सीटेट पेपर 2 अनिवार्य किया है। यूपी शिक्षा चयन आयोग ने तो नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने। यूपी शिक्षा चयन आयोग ने टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य नहीं किया है। केंद्रीय विद्यालय ने बच्चों किया है। केंद्रीय विद्यालय के लिए सीटेट जूनियर लेवल का पेपर आपका पास होना ही चाहिए। अगर पास नहीं होंगे तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। वहीं एनवीएस में भी आपका पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर पास होंगे तभी आप परीक्षा दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि पीजीटी के लिए सीटेट की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है, ना यूपी शिक्षा चयन आयोग में, ना केवीएस में और ना ही एनवीएस के अंदर। निष्कर्ष क्या निकल के आता है बच्चों कि यूपी बोर्ड के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन केवीएस और एनवीएस के टीजीटी पदों के लिए यह आवश्यक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यूपी बोर्ड के लिए सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन बच्चों केवीएस और एनवीएस के टीजीटी पदों के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब आता है असली गेम, असली घमासान, बैटल ग्राउंड। और ये बैटल ग्राउंड तय करेगी कि किस तरीके से आप सिलेक्ट होने वाले हो। तो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस जो है ना वो डीकंस्ट्रक्शन है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से समराइज किया हुआ है। तो समझिएगा बच्चों कि ये मैंने ना फिजिकल केमिस्ट्री जो कि हाई यील्ड पे रखी है, यानी कि ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया। कौन सा चैप्टर बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप समझिए यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर के नाम मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो फिजिकल के ये चैप्टर जो है ना
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर से आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। रणनीति क्या होने वाली है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स का डेली रूटीन में आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसके कॉन्सेप्ट बेटा हैवी रखने की ज़रूरत है। कैसे रखने की ज़रूरत है? कॉन्सेप्ट आपको हैवी रखने की ज़रूरत है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, है ना, रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। और मैं अगर बात करूं तो आपकी नेम्ड रिएक्शन हो गई। तो नेम्ड रिएक्शन और नेम्ड रिएक्शन प्रॉपर, तो समझिएगा नेम्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेम्ड रिएक्शन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये हो गई बेटा ऑर्गेनिक की बात। तो अब देखिए, मैंने पीजीटी केमिस्ट्री इसलिए चुना है कि अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं बच्चों, तो आपकी टीजीटी की तो तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में सेपरेट किया है। उसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमें तैयारी करनी है। उसके बाद बॉन्डिंग की जो थ्योरीज है ना बेटा, बॉन्डिंग की थ्योरीज, तो बॉन्डिंग थ्योरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्डिंग थ्योरीज पे काम करना है हमें, जिसमें आपकी सीएफटी आ गई, है ना, और वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, वीबीटी की बात करें, तो ये सभी की सभी बेटा सीएफटी हो गई, वीबीटी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ऑर्गेन ऑर्गेनोमेटेलिक्स पर भी ध्यान देना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और अगर बात करें बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक्स, 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 तो ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर मैंने जितने बोले हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए पीजीटी फिजिक्स के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि अगर आप देंगे तो इसका भी मैंने ना सिलेबस डी कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस होती हैं, है ना, मैक्सवेल इक्वेशंस की बात कर लें। और उसके बाद बेटा वेव हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, है ना, ऑप्टिक्स हो गई, पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स की अगर बात करें बेटा, तो मैक्सवेल इक्वेशन, वेव, ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन, इन सभी से ना फॉर्मूला की प्रूविंग बहुत जरूरी है। फॉर्मूला प्रूविंग तैयार करिए, और जब ये आप फॉर्मूला प्रूविंग तैयार कर लेंगे ना अच्छे से, तो इनसे आपका बैलेंस बनेगा न्यूमेरिकल का। तब आप बैलेंस बना पाएंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स के। तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स का वेटेज यहाँ से बन जाता है। उसके बाद बेटा बात अगर हम करें, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें, तो वहां पे आपने बेटा लैग्रेरियन, है ना, लैग्रेगियन एंड हैमिल्टन, तो लैग्रेगियन एंड हैमिल्टन मैकेनिज्म में रिजिड बॉडी मिल जाएगा आपको वहां पर, है ना, रिजिड बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिजिड बॉडी हो गया, और उसके बाद बेटा डायनामिक्स हो गया, है ना, डायनामिक्स हो गया। और एंट्रोपी की अगर बात करें बच्चों, तो एंट्रोपी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो सेक्शन मैं बोल रहा हूँ, ये सेक्शन आपका न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। स्पीड बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो अपनी। उसके बाद बेटा अगर बात करें क्वांटम, क्वांटम एंड मॉडर्न फिजिक्स की, एंड मॉडर्न फिजिक्स की, तो क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स की अगर बच्चों बात करें, तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या देखने को मिलने है। तो यहाँ पर स्क्रोडिंगर इक्वेशन मिलती है देखने को, है ना, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर
स्क्रोडिंगर इक्वेशन देखने को मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मॉडल्स मिलते हैं आपको देखने को, जानने को, तो न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और सेमी कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सेमी कंडक्टर्स की भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए मैं यहाँ पर आपको ना पूरे के पूरे सिलेबस का निचोड़ निकाल करके देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ना आपको फोकस क्या रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, रटने पे जोर नहीं दिया जाएगा। अगर आप रटेंगे तो रटने से आपका काम नहीं चलने वाला है, ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे की स्लाइड में चलेंगे और जानेंगे कि रियलिटी चेक क्या है टीजीटी साइंस के लिए। और बेटा जो 2 जून के 2026 पेपर का विश्लेषण करने जा रहे हैं टीजीटी साइंस का, तो बात को समझिएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भौतिकी और रसायन विज्ञान के बीच में लगभग लगभग 50-50% का डिवाइडेशन हो जाएगा। 50-50% पेपर आया, पेपर का जो स्तर आया बेटा वो एनसीईआरटी से आया है, केवल एनसीईआरटी, रटने से काम नहीं चलेगा, वैचारिक अनुप्रयोग आवश्यक है। कॉम्प्रिहेंशन या बात करी जाए कॉन्सेप्चुअल पेपर आपको देखने को मिला है जून 2026 के अंदर। तो ये है यहाँ का रियलिटी चेक। सूत्र नहीं बेटा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि मैंने कहा था ना कि एक छोटी सी जानकारी भी आपकी चयन में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यकीन मानिए ये वीडियो तैयार करने में, ये डेटा तैयार करने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगा है। बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ डेटा को निकालने में तो मुझे बहुत समय लगा, इस पीपीटी को बनाने में मुझे 2 से 2.5 घंटे का समय लगा। तो आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि मैंने कितना ज़्यादा समय दिया है इस चीज़ को समझने के लिए। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आया हूँ आपके पास ये वीडियो लेकर के, ऐसे ही ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो जून 2026 के पेपर का जो विश्लेषण किया है बेटा, मैंने बताया आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 50-50% का डिवाइडेशन था, लेकिन पेपर का लेवल एनसीईआरटी से था, तो रटने से काम तो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि सूत्र नहीं, आपको विधि समझने की जरूरत है, ट्रिक समझने की जरूरत। जैसे इस स्टोइको के केमिस्ट्री की बात करें तो सीधे सूत्रों पर आधारित नहीं थे, उसमें ट्रिक्स लग रही थी। एसेसन रीजन के प्रश्न या आंशिक ज्ञान को पनिश कर रहे थे। अगर आपकी छोटी नॉलेज है, थोड़ी सी नॉलेज है, हाँ आपने सुना होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे ए जान। तो अगर आपने अपनी नॉलेज को इनहेंस नहीं किया तो ये आपको पनिशेबल हो जाएगा। अक्रिय युग्म प्रभाव जैसे विषयों की गहरी समझ होनी चाहिए आपको। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब क्या है, जो बेटा इनर्ट है, इनर्ट गैसेस ना, इनर्ट गैसेस जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इनके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो नोबल गैसेस क्या है, कैसे इसने अपने चीजों में और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर पूरा का पूरा विश्लेषण था बच्चों, किसका, तो ये विश्लेषण था आपका जून 2026 में जो अभी परीक्षा कराई गई टीजीटी साइंस की। अभी मास्टर प्लान आ चुका है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये मास्टर प्लान, द मास्टर प्लान 60 दिन की रणनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों 60 दिनों में ना पूरे सिलेबस को समान रूप से पढ़ना है, सबसे बड़ी गलती है 60 दिन में पूरे सिलेबस को समान रूप से पढ़ना है। तो आप अपनी तैयारी को ना प्रॉपर सेगमेंट कर दीजिए, आप अपनी तैयारी को बांट दीजिए। तो आप अपनी तैयारी को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करने का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नया विषय 50 दिन के बाद बच्चों बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है, नया विषय बिल्कुल नहीं टच करना। तो पहले दिन से अगर आपने तैयारी को शुरू करी है और 25 दिन तक, यानी कि 26 दिन तक अगर आपने तैयारी करी है, तो फाउंडेशन करिए और कोर कॉन्सेप्ट करिए। मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग पे ध्यान दे सकते हैं। कब तक, पहले दिन से लेकर के 25-26 दिनों तक। तो फर्स्ट 25 डेज में आपको क्या करना है बेटा, कोर कॉन्सेप्ट करने हैं और फाउंडेशन करना है। क्या करना है, फाउंडेशन करना है। क्लियर है बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा,
तो समझिएगा मैंने क्या कहा, फर्स्ट 25 डेज में आपको करना है बेटा, डेज फर्स्ट 25 डेज में आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे प्लस आपको ध्यान देना है फाउंडेशन पे। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है वो 26 से लेकर के 50 दिनों का, 26 से 50 दिनों का एक पैटर्न सेट करिए। और इन दिनों में आपको करना क्या है बच्चों, तो इन दिनों में आपको जो करना है वो मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देने वाले हैं हम, तो 25 दिनों के बाद हमें मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। तो हम मॉक देंगे और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ अपनी वीकनेस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे बेटा, वीकनेस पे काम करना है। तो वीकनेस पे काम करेंगे हम, करेंगे कब, जब हमारा ये मॉक टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करेंगे। तो 2 सेक्शन हो गए, हम कहाँ पहुंच गए बेटा, 26 से 50 दिन तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब 50 से 60 दिन बचे हुए 10 डेज। अभी इन 10 डेज में हमें करना क्या है, तो इन 10 डेज में हमें अपनी स्पीड चेक करनी है, रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ बच्चों अंतिम सिमुलेशन, फाइनल स्टेज में हमें फाइनल स्टेज और अपनी पेपर के लिए तैयार होना है। पेपर के लिए क्या होना है बच्चों, तैयार होना है। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से अगर हमने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, यकीन मानिए आपकी ये परीक्षा बहुत जल्दी निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है खुशखबरी की कि नवंबर, मान के चलिए नवंबर दिसंबर आपकी परीक्षा पूरी करा ली जाएगी। और ये परीक्षा नवंबर दिसंबर में पूरी होने के बाद जनवरी फरवरी तक आपको नियुक्ति पत्र मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप चलने वाले हैं। तो चलिए, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत कुछ लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर आपके। तो इस वीडियो को ऐसे ही नहीं कवर किया गया है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। एग्जीक्यूशन हम करेंगे प्रथम 45 दिनों तक, फर्स्ट 45 डेज में हम फेज 1 और फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 के बारे में बेटा बात करने वाले हैं। तो चरण फर्स्ट, दिन 1 से 25 जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो वही बात तो यहाँ पर भी है, आधार का निर्माण करना है। मतलब आपको पर डे 2 सब्जेक्ट फिजिक्स ऑर्गेनिक या फिर मैकेनिक्स थर्मो को रोटेट करते रहना है। सोर्सेस क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन की बुक्स हो गई, और फास्ट रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हो। लंबे पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, केवल सूत्र चाहिए और रिएक्शन आधारित शॉर्ट नोट्स बनाएं। दूसरे चरण में जब हम 26 से 45 में आएंगे तो हम एप्लीकेशन करेंगे और अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे। तो कार्य क्या होगा हमारा, लर्निंग से एप्लीकेशन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सीख रहे थे, अब हमारा काम सीखने का पूरा हो चुका है। तो अब लर्निंग के बाद हम आ गए कहाँ बेटा, एप्लीकेशन मोड में। हर वीक में हमें 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एक एरर लॉग अलग से बनाइए, बार बार गलती होने वाले कॉन्सेप्ट को उसमें लिखिए और उसके बाद ना उनको फोकस करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, सिलेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जीएस पे अगर आपको फोकस करना है तो पेडागॉजी और सामान्य अध्ययन का पिछले वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करें, है ना। पेडागॉजी उठा ले या फिर सामान्य अध्ययन का पिछले वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर लें, जिससे आपकी पूरी की पूरी ये तैयारी पहले 45 दिनों की जो फेज 1 और फेज 2 की है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए बेटा, मैंने अभी आपसे कहा कि कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। ये मान के चलिए, अगर आप सुबह 2 से 3 घंटे नए और कठिन सब्जेक्ट्स को रोटेशन के आधार पर दे देते हो, है ना, कि पहले आर में कुछ और दूसरे घंटे में कुछ और, तो उस तरीके से ना आप बहुत बढ़िया तरीके से पहले 2 घंटों में सब्जेक्ट ऐसे चूज करिएगा जो आपको टफ लगते हो।
दोपहर के अंदर आपको क्या करना है, 1-2 घंटे का समय निकालना है। जो सुबह आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन पे न्यूमेरिकल्स लगाइए और प्रैक्टिस करिए। शाम को 1 घंटा आपको पेडागोजी को देना है और सामान्य अध्ययन जीएस को दे देना है। रात में 30 से 45 मिनट की अगर बात करें बेटा, तो नोट्स का ना आपको फास्ट रिवीजन चाहिए और एरर लॉग को अपनी अपडेट करते रहिए। उसमें अपडेशन बहुत जरूरी है। तो जितना अच्छा आप अपडेट करेंगे उतना अच्छा आप कवर कर पाएंगे। तो लगभग असंगत अगर मान के चलें 10 घंटे के मैराथन से बेहतर है कि निरंतर 6 घंटे का अपना प्रैक्टिस किया जाए। तो अगर 10 घंटे की मैराथन देखने से बेहतर है आप 6 घंटे खुद पे काम कर लो डेली रूटीन बना करके। अगर आप इस तरीके से काम कर पाओगे तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं है, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। तो 60 दिनों में सबसे बड़ा खतरा क्या है आपके लिए, ये भी जानना बच्चों बहुत जरूरी है कि 60 दिनों में आपका सबसे बड़ा खतरा क्या रहने वाला है। तो खतरा ये रहने वाला है कि आपको समय बर्बाद करने से बचना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये बहुत जल्दी आपको क्लियर कर लेना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समाधान क्या है कि आपको बिखरे हुए YouTube वीडियो की नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम ओरिएंटेड मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो सोर्सेज जो भी पकड़िए, एक सोर्सेज पकड़िए और अच्छे सोर्सेज पकड़िए। एम स्क्वायर कोचिंग सेंटर यानी कि MSCC चैम्प्स पे भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सारे वीडियोस आने ही आने हैं। टीजीटी साइंस की तैयारी मैं बहुत बेहतर तरीके से कराने वाला हूं बच्चों। लेकिन अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी कुंजी है। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। उम्मीद है आपको टीजीटी पीजीटी 2026 की ये रूपरेखा समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं आपको बता दूं ये जो मेहनत हमारी हुई है ये मेहनत एक दिन की मेहनत से नहीं हुई। इसके लिए मुझे लगातार प्रयास कई दिन से करना पड़ा है, तब मैं ये वीडियो आप तक ले करके आ पाया हूँ। तो बच्चों ये वीडियो तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और MSCC चैम्प्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्या करना है बच्चों, लाइक करना है, लाइक शेयर करना है, शेयर करना है और उसके बाद सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर आप ये तीनों काम कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो उम्मीद मानिए कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के आता रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।